हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज देखिए, आज का विषय संविधान। संविधान में हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान कितने प्रकार का होता है, या संघ के आधार पर संविधान के प्रकार, है ना। संविधान संविधान जैसा कि हम संविधान के बारे में एक परिभाषा बताए थे कि संविधान संविधान का संबंध एक ऐसे पवित्र दस्तावेज से है। संविधान का संबंध एक ऐसे पवित्र दस्तावेज से है जो सभी को समान अधिकार दिलाता हो, है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, टॉपिक है संघ के आधार पर संविधान। संघ के आधार पर संविधान। तो देखिए, संघ के आधार पर संविधान कितने प्रकार का होता है? दो। नंबर एक है एकात्मक। नंबर दो क्या है? संघात्मक। एकात्मक और संघात्मक, है ना। अब यहाँ पर देखिए, बात ये होती है एकात्मक क्या होता है और संघात्मक क्या होता है। तो देखिए, एकात्मक, इसमें एक शब्द जुड़ा क्या है? एकात्मक। एक आ रहा है कि नहीं? एक आ रहा है ना। तो एक से क्या मतलब कि जो भी संविधान की संपूर्ण शक्तियां हैं वह क्या हो, किसी एक को दे दी जाएं। अर्थात कहने का यहाँ पर यह तात्पर्य होगा कि वह संविधान जिसकी संपूर्ण शक्तियां केंद्र के हाथ में होती हैं। केंद्र के हाथ में होती है, क्या कहलाता है? एकात्मक संविधान। मतलब केंद्र क्या है? केंद्र अकेला ही तो है। अगर केंद्र के साथ राज्य होता तो क्या हो जाते हैं? दो हो जाते। तो वह क्या एकात्मक संविधान कहलाता? कभी नहीं, है ना। तो एकात्मक संविधान के लिए हम सिर्फ इतना ध्यान देंगे क्या, कि वह संविधान जिसकी संपूर्ण शक्तियां केंद्र के हाथ में होती हैं या केंद्र को दे दी जाती हैं, क्या कहलाता है? एकात्मक संविधान। अब बात कर लेते हैं संघात्मक संविधान। संघात्मक संविधान से क्या तात्पर्य है कि वह संविधान जिसकी शक्तियों का बंटवारा केंद्र व राज्य के मध्य होता है। वह संविधान जिसकी शक्तियों का बंटवारा केंद्र व राज्य के मध्य होता है, क्या कहलाता है? संघात्मक संविधान। है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं। एकात्मक मतलब एक, संघ का मतलब कुछ लोग इकट्ठा या कुछ समूह इकट्ठा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है कि वह संविधान जिसकी संपूर्ण शक्तियाँ केंद्र के हाथ में दे दी जाती हैं या केंद्र को दे दी जाती हैं, ठीक। तो एकात्मक ऐसा संविधान क्या कहलाता है? एकात्मक, है ना। इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं किस किस देश का है। जैसे हो गया ब्रिटेन हो गया, चीन हो गया। यहाँ का संविधान कैसा है? एकात्मक। यहाँ का संविधान कैसा? एकात्मक। ब्रिटेन हो गया, चीन हो गया, ठीक।
अब ब्रिटेन जो है या चीन है, इसमें क्या है, जो भी शक्तियाँ होती, इनका संविधान जो होता है, उनकी जो शक्तियाँ होती हैं उसका मालिक कौन होता है, केंद्र होता है ना। मतलब केंद्र के हाथ में शक्तियाँ होती हैं, जो भी केंद्र सरकार होगा वह सारी शक्तियों का उपयोग करता है। और संघात्मक संविधान है वह संविधान जिसकी शक्तियों का बंटवारा केंद्र व राज्य के मध्य किया जाता है या होता है, संघात्मक संविधान कहलाता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है इसमें, जैसे भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, इन सब में क्या है कि जो संविधान की शक्तियां होती हैं उनका बंटवारा हुआ रहता है ना। कुछ शक्तियां केंद्र के पास रहती हैं और कुछ शक्तियां राज्य सरकार के पास रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो संघ के आधार पर कभी संविधान पूछा, क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है कि संघ के आधार पर कुल मतलब संविधान के कितने प्रकार हैं, तो कितने प्रकार हैं, 2। कौन सा, एकात्मक और संघात्मक। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखते हैं आगे क्या है। एक देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जाता है ना। संघीय व्यवस्था की 4 विशेषताएं, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संघीय व्यवस्था की 4 विशेषताएं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है कि संघीय व्यवस्था की कुल कितनी विशेषताएं हैं, संघीय व्यवस्था की कुल कितनी विशेषताएं हैं, तो हम क्या बताएंगे, संघीय व्यवस्था की कुल 4 विशेषताएं हैं, जिसमें नंबर 1 पर है कि केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, यह क्या है, संघीय संविधान की विशेषता है। संघीय क्या है, संघीय व्यवस्था की 4 विशेषता है ना, संघीय व्यवस्था की विशेषता है। या देखिए यहाँ पर संघीय व्यवस्था लिखा गया है, यहाँ पर एक चीज और हम लोग कह सकते हैं, संघीय प्रणाली। अगर संघीय प्रणाली की 4 विशेषता कहते हैं तब भी क्या है, वह गलत नहीं है। कहीं कहीं पर आ जाता है कि संघीय प्रणाली की 4 विशेषताएं कौन सी हैं, ठीक, या संघीय व्यवस्था की कुल कितनी विशेषताएं हैं, कुल कितनी विशेषताएं हैं, तो कितनी विशेषताएं हैं, 4। नंबर 1 पर कौन सी विशेषता है, नंबर 1 पर अभी हमने बताया कि केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। नंबर 2 पर है दोहरी नागरिकता, और नंबर 3 पर है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, और नंबर 4 पर है कठोर एवं लिखित संविधान। एक बार देख लीजिए, नंबर 1 पर हमने क्या बताया, केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, केंद्र व राज्य के, देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा बहुत मतलब ध्यान से देखेंगे। केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, ये नंबर 1 पर था, नंबर 1। नंबर 2 है, इसका मतलब क्या है कि मतलब जो हमारे संविधान की जो भी शक्तियां हैं उनका कुछ उपयोग तो केंद्र करता है, और मतलब कुछ उपयोग केंद्र सरकार करती है और कुछ उपयोग क्या करती है, राज्य सरकार, है ना। नंबर 2 है दोहरी नागरिकता,
दोहरी नागरिकता। नंबर 3 है कठोर एवं लिखित संविधान। कठोर एवं लिखित संविधान। और नंबर 4 पर है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। देखिए चौथे नंबर पर है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। ठीक, अब देखिए केंद्र, पहला नंबर है केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि केंद्र जो मतलब संविधान की जो भी शक्तियां होती हैं वह केंद्र और राज्य के मध्य बटी हुई होती हैं। उसके बाद दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता का यह मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए इस देश का निवासी, भारत का निवासी है ना, और वह क्या हुआ कि जाकर किसी अन्य देश में नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह क्या कहलाएगा, वहाँ पर दोहरी नागरिकता कहलाएगी, है ना, मतलब 2 बार नागरिकता, 2 स्थानों पर नागरिकता प्राप्त किया हो। ठीक, उसके बाद कठोर एवं लिखित संविधान। कठोर एवं लिखित संविधान। कठोर संविधान कैसा होता है इसके बारे में आप लोग पिछले वीडियो में बताए थे। कठोर संविधान कैसा होता है कि ऐसा संविधान जिसमें संशोधन किसी विशेष प्रक्रिया के बाद हो, है ना, जिसमें संशोधन विशेष प्रक्रिया के बाद किया जा सके, कठोर संविधान कहलाता है। लिखित संविधान ऐसा संविधान जिसके दस्तावेजों का लिखित रूप उपलब्ध हो, है ना, लिखित संविधान। तो हाँ, संघीय प्रणाली की एक विशेषता यह भी है, कठोर एवं लिखित संविधान है। ठीक, अगला नंबर है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। देखिए यहाँ संविधान में जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र रूप से न्याय करती है और निष्पक्ष रूप से न्याय करती है ना। यहाँ पर देखिए स्वतंत्र का क्या मतलब कि मतलब किसी के दबाव में ना आकर न्याय किया जाए, और निष्पक्ष क्या मतलब है कि किसी के पक्ष में ना आकर न्याय किया जाए। जैसे कभी कभी होता यूँ है कि मान लीजिए जज है, जो जज है ना, उसका भाई अगर अपराधी है तो वह उसके पक्ष में न्याय करेगा, ऐसा नहीं कर सकता है ना, निष्पक्ष न्याय करेगा। तो यहाँ तक बात समझ में। अब देखिए क्वेश्चन बनता किस प्रकार से है। क्वेश्चन बनता किस प्रकार से है, संघीय प्रणाली की 4 विशेषताएं पढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि संघीय प्रणाली की कुल कितनी विशेषताएं हैं, संघीय प्रणाली की कुल कितनी विशेषताएं। एक क्वेश्चन तो यह बना, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 विशेषताएं हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि निम्न में से संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो जब यह कह देगा कि निम्न में से संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है तो इसी में से किसी एक को हटाकर अन्य को ऐड कर देगा, है ना, जिससे क्या होगा कि मतलब वही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। या क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि निम्न में से संघीय प्रणाली की विशेषता कौन सी है, तो क्या कहेगा, 3 ऑप्शन अलग कर देगा और इनमें से कोई एक ऑप्शन उसमें दे देगा, है ना। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ से हमको कितने 3 क्वेश्चन तैयार हुए, है ना, 3 क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए भैया आगे देखते हैं। हाँ, ये जो देखिए संघीय व्यवस्था है, एक क्वेश्चन और भी बनता है कि संघीय व्यवस्था जो होती है, संघीय व्यवस्था ये कहां से ली गई है, संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है। कहां से ली गई है या अपनाई गई है, अपनाई गई है। संघीय व्यवस्था कहां से अपनाई गई है, तो इसका उत्तर क्या होगा, कनाडा। कनाडा से हमारी जो संघीय व्यवस्था है उसको अपनाया गया है। तो देखिए जो भी संघीय व्यवस्था या संघ के आधार पर संविधान का वर्गीकरण जो भी था वह आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से
बता दिया गया है ना। हाँ, एक चीज़ का ध्यान देंगे कि जो वीडियो कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, 1 मिनट देखेंगे, 2 मिनट देखेंगे, तो 1-2 मिनट में क्या आएगा। हाँ, पूरी वीडियो देखिए, पूरी वीडियो देखते हैं तो क्या होता है कि मतलब उसमें से अगर आपको कुछ ना समझ में आए, पूरी वीडियो देखिए, अगर आपको कुछ शिक्षा ना मिले तब कमेंट करना, तब कहना कुछ, या तब हमारी वीडियो को मत देखना। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी तो कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलेगा, नहीं तो 1-2 मिनट में क्या आप सीखोगे, है ना। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।